एजेंडा उस पर आते हैं और वो एजेंडा है कि जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो देश में अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की जनगणना के लिए अधिसूचना। और इस बार की खास बात यह है कि ये जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तक ये जनगणना पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं अक्टूबर के बाद फिर वहां पर काफ़ी इलाके ऐसे हो जाते हैं जो दुर्गम हो जाते हैं, वहाँ बर्फ काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है। उसके बाद देश के बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक इस जनगणना को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल आज़ादी के बाद देश में ये 8वीं बार जनगणना होगी जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। और जनगणना 2027 में जाति जनगणना भी मोदी सरकार कराने वाली है। ये तो मोदी सरकार ऐलान करा चुकी है कि इस बार जाति जनगणना भी करवाएंगे। और आप जानते हैं कुछ राज्यों ने जाति का सेंसस कराया था। सेंसस कहा था लेकिन वो सेंसस था नहीं, जाति गणना, क्योंकि सेंसस कराने का अधिकार तो सिर्फ केंद्र सरकार को है। लेकिन जो राज्यों ने गणना करवाई उस पर कई तरह के विवाद हो चुके हैं। कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। जाति जनगणना रिपोर्ट के खिलाफ एक नहीं बल्कि बहुत सारी ओबीसी जातियां उग्र हो गई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। ये भी आरोप लग रहा है सिद्धारमैया सरकार पर कि उन्होंने जाति सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए। आरोप ये भी लग रहा है कि तुष्टीकरण किए, क्योंकि खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों को उन्होंने ओबीसी लिस्ट में शामिल करके दिखा दिया है। और इस जनगणना की एक और खास बात है कि इस जनगणना के बाद महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है विधानसभा, लोकसभा, सब जगहों पर, वहां पर आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी इसके साथ शुरू हो सकती है इस जनगणना के आंकड़े आने के बाद। और एक बात और, परिसीमन देश में जो लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उसका परिसीमन भी तो होना है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस जनगणना से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि इस जनगणना के बाद परिसीमन पर भी सरकार कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। तो इस हिसाब से आप सोचें कि यह जनगणना कितना महत्वपूर्ण है। और इसी पर जो भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं भूपेंद्र यादव जी, उसके बाद फिर इस पर और बात करेंगे। कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। तो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर जनगणना और कर्नाटक में खासतौर पर जिस तरह जाति गणना हुई थी उसको लेकर आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा उनको भी सुन लीजिए। देखिए, कास्ट सेंसस जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा होगा तो उसके कोई मायने होंगे। अगर लीपापोती होनी है तो लीपापोती से कुछ नहीं होगा। तो विपक्ष कांग्रेस सवाल उठा रही है। पहले खुद कह रहे थे कि जाति जनगणना कराइए कराइए कराइए, अब जब सरकार फैसला कर रही है, करवाने जा रही है, तो सवाल भी उठा रही है। खैर जो भी, ऋषि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं पहले ऋषि का रुख करता हूँ। ऋषि, जिस तरह से कि ये फैसला किया गया 2027 की जनगणना को लेकर, हम जानते हैं कि ये 2021 में होना था, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से टलता गया। अब 2027 में इसकी जनगणना होनी है। इस बार बहुत खास है ऋषि ये जनगणना, क्योंकि आप देखिए जाति गणना की बात कही गई है, महिलाओं को आरक्षण इससे जुड़ा हुआ मामला है, परिसीमन इससे जुड़ा हुआ मामला है। तो इस 3 लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाली जनसंख्या। क्या खास तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस बार? देखिए लालचंद, निश्चित तौर से बहुत खास तो है ही, लेकिन ये ऐतिहासिक भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरीके से 3 बिंदुओं को अभी आपने गिनाया वो पहली बार होने जा रहा है।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो जाति की जनगणना है वो 1931 में पहली बार हुई थी। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति की जो जनगणना होती रही है उन जातियों की, वो हमेशा होती रही है हर एक जनगणना में। लेकिन जब सभी जातियों की जनगणना होगी तो एक बड़ा हमारे पास जो डेमोग्राफिक डाटा है वो सामने आएगा, और जिस तरीके से अलग अलग जातियों से संबंधित जो मिथ बने हुए हैं वो भी सामने आएंगे और उनकी जो स्थिति परिस्थिति है वो सामने आ जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जिस तरीके से जो हमारे देश में अब तक आज़ादी के बाद जो सीटों को बढ़ाने की जो बात हो रही थी, हालांकि कुछ सीटें आज़ादी के बाद बढ़ी हैं जो कि संविधान में एक संख्या दे दी गई थी उतनी ही जी कि इससे ज़्यादा नहीं होंगी। अब उस संख्या से अगर आगे बढ़ना है तो ये जनगणना बहुत ज़रूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो महिला आरक्षण है जो विधायिका में और लोकसभा में, उसको लेकर ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसी के आधार पर ये किन किन इलाकों में सीटें रिजर्व होंगी, कैसे होंगी, महिलाओं की स्थिति क्या है और उसका आधार किस तरीके से तय किया जाएगा। क्योंकि क्या ऐसे इलाके हैं जिनमें महिलाओं की पिछड़ेपन की स्थिति ज़्यादा है, उन सीटों को पहले रिजर्व किया जाएगा, या ऐसे इलाके हैं जहां पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, या कम इलाके वालों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ये सरकार और जो नीतिगत फैसले लेने वाले लोग हैं वो ये तय करेंगे, लेकिन ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही देश की आगे की जो धारा है उसको तय करने में। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, कुछ और पहलुओं पर आपसे चर्चा करूं, उससे पहले जरा अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी के पास मैं चलता हूं। विनोद जी, ये तीनों चीज़ें देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर कि देश की राजनीति में मतलब काफ़ी चर्चा रही है पिछले कम से कम 2-3 दशकों में, काफ़ी ज़्यादा। ये तीनों चीज़ें जनगणना से जुड़ी हुई हैं। आपको ये तीनों चीज़ें कितनी जुड़ी हुई लगती हैं और कितनी ये लगती हैं कि हाँ ये तीनों चीज़ों पर इस जनगणना के डेटा आने के बाद काम भी होगा? डेफिनेटली, जो अभी ऋषि बता रहे थे कि ये ऐतिहासिक जनगणना हमारे सामने में होगा, 1 मार्च 2027 का ये जनगणना जो रिपोर्ट आएगी। इम्पॉर्टेंट ये है समझने की कि इस बार जो है उसमें जितने प्रारूप में बनाए गए हैं और भी कई चीज़ें का खुलासा भी होना बाकी है। तो आप देखेंगे कि एक पहली बार जो है उसमें टेक्नोलॉजी की भरपूर उपयोगिता होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की भी भूमिका होगी, जो तो ऑनलाइन की भी प्रोसेस होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्यूरेसी की बात जब आप करेंगे और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस देश के डेमोग्राफी को लाने के लिए मुझे लगता है एक शानदार पहल होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे आज के इसमें, अगर इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अभी तुरंत कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है इस पे और वो साफ साफ कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमें अर्बन नक्सल बताया जाता है। अच्छा, अब ये अर्बन नक्सल वो क्या है और किस तरह है कि राहुल गांधी का एक सोशल एक्सरे ने एक अच्छा वाला सीएम को कर्नाटक में सैंडविच बना दिया और ऐसे सैंडविच बना दिया है कि कांग्रेस के अंदर ही इतना भयानक अंतरकलह शुरू हुआ है कि हर आदमी एक तरह से बिगुल बजा दिया है विरोध का। अब ये लोगों को लगने, पहले तो सिद्धारमैया सीएम के तौर पर उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का डिसीजन था और मैं आज भी उस डिसीजन पे कायम हूँ। और ये जो जनगणना दोबारा कराने की जो बात हो रही है वो आला कमान से है, मतलब राहुल गांधी की है जी। तो अब ये समझिए कि देश में एक स्टेट के चुने हुए एक मुख्यमंत्री की ये व्यवस्था है बिल्कुल कि उनके कैबिनेट के ऊपर एक आला कमान उनके राहुल गांधी है, उनका वो आदेश है, इसलिए उसको दोबारा करना पड़ा है। अब इस दोबारा करने से जो दूसरे ओबीसी के समुदाय के लोग हैं जिनकी तादाद इसमें बढ़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें यही रिपोर्ट रखनी है। क्योंकि उनको सूट किया है। लेकिन दूसरे समुदाय जो है जो इस रिपोर्ट में फ्रॉड बताते हैं कि भाई उनकी जो आबादी है उससे काफी कम आबादी बताई गई है, वो लोग इसको एक तरह से उसको वेलकम करते हैं। अब इसमें जब डीके सुब्बा एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे कहते हैं कि अब होगा सामाजिक न्याय, इसका मतलब शिव कुमार मानते हैं कि इससे पहले पॉलिटिक्स हुई थी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं कि कास्ट सेंसस के नाम पे जब क्रेडिट लेने और एक सोशल इंजीनियरिंग का जुगाड़ बैठाने की बात होती है, तब ये 2027 की जो ये रिपोर्ट होगी वो पूरे देश में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड होगा, एक मानक होगा कि राज्यों में छिड़ी हुई ये जो भसर है वो कम से कम बंद होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस पर राजनीति भी हुई है, वो सब पर विराम लगे। लेकिन एक बात और खास है ऋषि, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक है, यानी कि करीब 15-16 साल के बाद ये जनगणना हो रही है।
और दूसरी बात ये कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहली जनगणना होगी। और इस बीच में डिजिटल इंडिया का सफर कैसा रहा है? 2011 में भी थे, मोबाइल फोन थे, स्मार्टफोन भी आ गए थे, लेकिन उसके बाद से पिछले 15-16 सालों में जिस तरह स्मार्टफोन, बाकी डिजिटल इंडिया की तकनीक जिसका जिक्र अभी विनोद जी थोड़ा कर भी रहे थे, ये जनगणना इस मायने में बड़ी अलग होगी और काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी डिजिटल इंडिया के चलते। ऋषि, इस बारे में कुछ जानकारी इस अधिसूचना में कि कितना इस्तेमाल होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म का? देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस जनगणना में भरपूर होने जा रहा है, क्योंकि मोबाइल ऐप के जरिए, डिजिटल मोबाइल ऐप के जरिए यहाँ पर आंकड़ों को संकलित करने का भी एक प्रावधान किया गया है, और जिसके लिए सीधे तौर से जो आंकड़े संकलित करने के लिए 3 जोन बनाए गए हैं, जिसमें लखनऊ है, बेंगलोर है और दिल्ली है। यहाँ पर जब ये आंकड़े जाएंगे, उसके बाद चूँकि इसको जोन में बदलकर यहाँ से आंकड़ों को फिर से एकत्रित किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि विश्लेषण करने में अब बहुत उसमें कह सकते हैं कि गतिशीलता आएगी, और विश्लेषण के मानकों को जैसे पहले देखा जाता था, विश्लेषण करते समय एक त्रुटि रह जाती थी कई बार, क्योंकि उन आंकड़ों को पेपर पर लाकर पेपर के आधार पर कैलकुलेशन, हालांकि इसमें सांख्यिकी विभाग बहुत सक्षम रहा है और अब तक जो जनगणनाएं हमारी हुई हैं उसमें किसी भी तरीके का सवाल नहीं उठा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस डिजिटलाइजेशन की वजह से जो आंकड़े हैं, एक तो उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, सबके सामने होगी, और सरकार जिन जिन आंकड़ों को सबके सामने लाना चाहेगी वो बहुत आसानी से आ भी जाएंगे। अभी तक होता था कि जनगणना के जो आंकड़े होते थे अखबारों के माध्यम से होते थे, एक सोर्स बेस्ड होते थे कि भाई आपको आपकी डिपेंडेंसी है, लेकिन जब इसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, सब चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, तो बहुत सारे आंकड़े जो सरकार सार्वजनिक करेगी वो आसानी से उपलब्ध होंगे, विशेषज्ञों को उपलब्ध होंगे, लोगों को उपलब्ध होंगे, और पारदर्शिता का ये बहुत बड़ा पैमाना होगा। ठीक है, ये भी आपने बहुत एक विशेष पहलू बताई कि जो भी आंकड़े आएंगे ना वो सभी के लिए 1 क्लिक पर उपलब्ध होंगे इस बार, है ना? बहुत ज़्यादा उसमें कुछ पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बिल्कुल सामने होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए ऋषि आपका, और विनोद जी आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज खास चर्चा हम करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो खास चर्चा होगी कि उत्तर